उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे। वायुमंडलीय दाब की व्याख्या करने में, वायुमंडलीय दाब की विभिन्न भिन्नताओं पर चर्चा करने में, वायुदाब के वैश्विक वितरण की व्याख्या करने में, पवनों की दिशा और वेग को प्रभावित करने वाले बलों को सूचीबद्ध करने में, वायुमंडल के सामान्य परिसंचरण का वर्णन करने में। वायुमंडलीय दाब माध्य समुद्र तल से वायुमंडल की अंतिम सीमा तक एक इकाई क्षेत्रफल के वायु स्तंभ के भार को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। वायु दाब को प्रति इकाई क्षेत्र में उपस्थित सघनता के रूप में मापा जाता है और इसे मापने के लिए पारद वायु दाब मापी अथवा निर्द्रव बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। वायुमंडल के निचले भाग में वायु दाब ऊंचाई के साथ घटता है। वायु दाब में ऊर्ध्वाधर भिन्नता। वायुमंडल के निचले भाग में वायु दाब ऊंचाई के साथ तीव्रता से घटता है। ये ह्रास दर प्रत्येक 10 मीटर की ऊंचाई पर 1 मिलीबार होता है। वायु दाब सदैव एक ही दर से नहीं घटता है। ऊर्ध्वाधर दाब प्रवणता क्षैतिज दाब प्रवणता की अपेक्षा अधिक होती है, लेकिन इसके विपरीत दिशा में कार्यरत गुरुत्वाकर्षण बल से ये संतुलित हो जाती है। अतः ऊर्ध्वाधर पवनें अधिक शक्तिशाली नहीं होती। वायु दाब का क्षैतिज वितरण। पृथ्वी पर फैले वायुमंडलीय दाब के वितरण को वायु दाब का क्षैतिज वितरण कहा जाता है। इसे मानचित्र पर समदाब रेखाओं की सहायता से दर्शाया गया है। पूरे विश्व में वायुमंडलीय दबाव का क्षैतिज वितरण एक समान नहीं है। ये एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर भिन्न हो सकता है। ये छोटी छोटी दूरियों पर स्थित स्थानों पर भिन्न हो सकता है। समुद्र तल वायुदाब का विश्व वितरण। सूर्य किरणों के विस्थापन के साथ ये पट्टियां विस्थापित होती रहती हैं। उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु में ये पट्टियां दक्षिण की ओर तथा ग्रीष्म ऋतु में उत्तर की ओर खिसक जाती हैं। पूरी पृथ्वी पर 4 वायुदाब पट्टियां फैली हुई हैं। ये हैं निम्न अवदाब क्षेत्र, उपोषण उच्च वायुदाब क्षेत्र, अधोध्रुवीय निम्न दाब पट्टियां तथा ध्रुवीय उच्च वायुदाब पट्टियां। निम्न अवदाब क्षेत्र ये विषुवत वृत्त के निकट उत्पन्न होते हैं, जहां वायुदाब कम होता है। पवनों की दिशा व वेग को प्रभावित करने वाले बल। भिन्नता के कारण वायु गतिमान होती है और इस क्षैतिज गतिज वायु को पावन कहते हैं। पवनें उच्च दाब से कम दाब की ओर प्रवाहित होती हैं। भूतल पर गुरुत्वाकर्षण और घूर्णन द्वारा लगने वाले बल कोरियोलिस बल के कारण घर्षण। वायुमंडल का सामान्य परिसंचरण। 1. भूमंडलीय पवनों का प्रारूप मुख्यतः निम्न बातों पर निर्भर करता है। वायुमंडलीय ताप में अक्षांशीय भिन्नता, वायुदाब पट्टियों का सौर किरणों के साथ विस्थापन, वायुदाब पट्टियों की उपस्थिति, पृथ्वी का घूर्णन, महासागरों व महाद्वीपों का वितरण। वायुमंडलीय पवनों के प्रवाह प्रारूप को वायुमंडलीय सामान्य परिसंचरण भी कहा जाता है। 3 कोष्ठीय प्रारूप। ये प्रारूप वायुमंडल के औसत परिसंचरण को दर्शाता है और इसका प्रयोग
ऊर्जा के वायुमंडलीय संवहन को दर्शाने के लिए किया जाता है। हेडले कोष्ठ विषुवत वृत्त क्षेत्र में उच्च सूर्य ताप से आने वाली किरणें पवनों को ऊपर उठाती हैं। ऊपर उठने वाली पवनें ठंडी होकर सघन हो जाती हैं और घने बादलों और भारी वर्षा के एक क्षेत्र का निर्माण करती हैं। इस क्षेत्र को अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र अर्थात ITCZ कहा जाता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर की दिशा में होने वाले परिसंचरण और इसके विपरीत दिशा में होने वाले परिसंचरण को कोष्ठ कहते हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ऐसे कोष्ठ को हेडले कोष्ठ कहा जाता है। फेरल कोष्ठ मध्य अक्षांशीय वायु परिसंचरण में ध्रुवों से प्रवाहित होती ठंडी पवनों का अवतलन होता है और उपोष्ण उच्च दाब कटिबंधीय क्षेत्रों से अति गर्म हवा ऊपर उठती है। धरातल पर ये पवनें पछुआ पवनों के नाम से जानी जाती हैं और ये कोष्ठ फेरल कोष्ठ के नाम से जाना जाता है। ध्रुवीय कोष्ठ ध्रुवों पर आने वाली वायु गर्म होती है और ध्रुवीय अक्षांशों पर उच्च दाब क्षेत्रों का निर्माण करती है। धरातल पर ध्रुवों की ओर बहने वाली वायु कोरियोलिस बल अर्थात उत्तरी गोलार्ध में के कारण दाहिने ओर खिसक जाती है, जो ध्रुवीय पूर्वइया हवाओं का निर्माण करती है और इन हवाओं द्वारा बनाए गए कोष्ठ को ध्रुवीय कोष्ठ के नाम से जाना जाता है। वायु तंत्र वायु का वर्गीकरण। मौसमी पवनें बार बार और पूर्वानुमानित रूप से पवनों के प्रवाह को कहते हैं, जो कि बड़े पैमाने पर मौसम के प्रारूपों में होने वाले परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप होता है। मौसमी पवनें अधिकतर दक्षिण पूर्व एशिया में देखी जाती हैं। स्थानीय पवनें वे पवनें हैं जो पर्वतों, वनस्पतियों, जल निकायों आदि जैसे प्रतिवेशों के परिणाम स्वरूप निर्मित होती हैं। ये पवनें केवल एक छोटे से क्षेत्र में दिन या वर्ष की किसी एक विशेष अवधि के दौरान बहती हैं। ये पवनें कुछ ही घंटों में हल्की पवनों से अत्यंत भीषण पवनों में बदल सकती हैं। स्थल व समुद्र समीर रात के दौरान तीव्र विकिरणों के कारण स्थल भाग समुद्र की अपेक्षा जल्दी ठंडे हो जाते हैं, जिससे स्थल पर उच्च दाब क्षेत्र और समुद्र पर निम्न दाब क्षेत्र का निर्माण करते हैं। और शांत बादल विहीन मौसम में पवनें स्थल से समुद्र की ओर बहती हैं। इस पवन में कोई नमी नहीं होती है और ये थोड़ी गर्म और शुष्क होती है। दिन के दौरान स्थल भाग समुद्र की अपेक्षा अधिक गर्म हो जाते हैं, अतः स्थल पर हवाएं ऊपर उठती हैं और निम्न दाब क्षेत्र बनता है, जबकि समुद्र अपेक्षाकृत ठंडे रहते हैं और उन पर उच्च वायुदाब बना रहता है। स्थल के ऊपर की वायु ऊपर उठती है और ये समुद्र से आने वाली ठंडी व नम हवाओं द्वारा प्रतिस्थापित कर दी जाती है। इन हवाओं को समुद्री समीर कहते हैं। पर्वत व घाटी पवनें प्रतिदिन पर्वतीय प्रदेशों में कुछ हवाएं प्रवाहित होती हैं, जो स्थल व समुद्री समीर के समान ही होती हैं। दिन के दौरान पर्वतीय प्रदेशों में ढाल गर्म हो जाते हैं और वायु ढाल के साथ साथ ऊपर उठती है। इन पवनों को घाटी समीर कहा जाता है। रात्रि के समय ये प्रारूप उलट जाता है और ठंडी वायु पर्वतों से घाटी की ओर नीचे उतरती है और इन्हें
पर्वतीय पवन कहा जाता है। वायुमंडल का सामान्य परिसंचरण 3। वायु राशियां। वायु का वो वृहद भाग जिसमें तापमान व आर्द्रता संबंधी क्षैतिज भिन्नताएं बहुत कम हैं, वायु राशि कहलाता है। वाताग्र। जब दो भिन्न प्रकार की वायु राशियां मिलती हैं, तो उनके मध्य सीमा क्षेत्र को वाताग्र कहते हैं। भिन्न भिन्न तापमान और आर्द्रता के अलग अलग स्तरों पर एक प्रकार की वायु आम तौर पर दूसरी वायु की तुलना में अधिक सघन होती है। इन अलग अलग प्रकार की वायु के बार बार टकराने के कारण ही मौसम में परिवर्तन आते हैं, जैसे वर्षा, बर्फबारी, ठंडे दिन, गर्म दिन और तेज हवाओं वाले दिन। बहिरूष्ण कटिबंधीय चक्रवात। बहिरूष्ण कटिबंधीय चक्रवात कम वायु दाब वाली चक्रवात प्रणालियां हैं, जो उष्ण कटिबंध से दूर मध्य व उच्च अक्षांशों में उत्पन्न होती हैं और शीत, उष्ण और अचर वाताग्र से संबद्ध हैं। ये चक्रवात ध्रुवीय उत्पन्न के साथ साथ उत्पन्न होते हैं और वे पश्चिम से पूर्व की ओर चलते हैं। बहिरूष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को मध्य अक्षांशीय चक्रवात या बैरोक्लिनिक चक्रवात भी कहा जाता है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात निम्न दाब वाली चक्रवातीय प्रणालियां हैं, जिनकी उत्पत्ति गर्म उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के महासागरों पर होती है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात अपनी शक्ति गर्म उष्ण कटिबंधीय महासागरों से प्रकट करते हैं और जब तक समुद्री सतह का तापमान 27 डिग्री से अधिक नहीं हो जाता, तब तक नहीं बनते। हालांकि एक बार चक्रवात उत्पन्न होने के बाद वे निम्न समुद्री सतह तापमान पर भी बने रह सकते हैं। सामान्यतरू ये चक्रवात स्थलों और ठंडे क्षेत्रों में पहुंचकर क्षीण होकर विलुप्त हो जाते हैं। तड़ित झंझा। तड़ित झंझा एक पूर्ण विकसित कपासी वर्षी मेघ है, जो गरज व बिजली उत्पन्न करते हैं। जब गर्म और नम हवाएं वायुमंडल में। सारांश। हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। किसी निर्दिष्ट स्थान और समय पर एक इकाई क्षेत्रफल के वायु स्तंभ के भार को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। इसे बैरोमीटर नामक उपकरण द्वारा मापा जाता है। वायु दाब को मापने की इकाई मिलीबार है। वायुमंडलीय दाब का वितरण ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों रूपों में भिन्न होता है। इसे समदाब रेखाओं के माध्यम से मानचित्र पर दिखाया गया है, जो कि समान वायु दाब वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं हैं। उच्च अक्षांश में कम अक्षांश की अपेक्षा वायुमंडलीय दाब अधिक होता है। क्षैतिज वायु दाब के क्षेत्रीय विशेषता को आमतौर पर वायु दाब पट्टी के नाम से जाना जाता है। पूरी पृथ्वी पर 4 वायु दाब पट्टियां फैली हुई हैं। ये हैं निम्न अवदाब क्षेत्र, उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्र, अधोध्रुवीय निम्न दाब पट्टियां तथा ध्रुवीय उच्च वायुदाब पट्टियां। उष्णता वायुदाब में भिन्नता का कारण है। वायुदाब पट्टियां स्थायी नहीं होती हैं। सूर्य किरणों के विस्थापन के साथ ये पट्टियां विस्थापित होती रहती हैं। शीत ऋतु में ये पट्टियां दक्षिण की ओर तथा ग्रीष्म ऋतु में उत्तर की ओर खिसक जाती हैं। दाब प्रवणता उच्च वायुदाब और कम वायुदाब वाले क्षेत्रों के बीच
क्षैतिज वायुदाब के अंतर को कहते हैं। वायुदाब में आने वाला परिवर्तन वायु के संचार का कारण बनता है, जिसे पवन कहा जाता है। बहुत सी पवन प्रणालियां होती हैं जो नियमित रूप से दैनिक रूप से प्रवाहित होती हैं। उदाहरणों में स्थल समुद्र समीर, पर्वतीय व घाटी पवनें तथा दबाव के कारण गर्म होने वाली पवनें शामिल हैं। दाब प्रवणता और पवन वेग के बीच घनिष्ठ संबंध होता है। कोरियोलिस बल के कारण पवनें अपने मूल मार्ग से विक्षेपित हो जाती हैं। ये बल पवनों को उत्तरी गोलार्ध में अपनी मूल दिशा से दाहिनी तरफ व दक्षिण गोलार्ध में बाईं तरफ विक्षेपित करता है। इसे फेरल लॉ के नाम से जाना जाता है। पवनों को